नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये टॉपिक थोड़ा साइंस हैवी लग सकता है, लेकिन मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरह की एनर्जी होती है जो स्पेस या किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। क्या? स्पेस या किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करने वाली एनर्जी, जैसे कि रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, यूवी रेज और गामा रेज। आपने देखा होगा कि लाइट ट्रैवल करती है, वही लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को कैरी करती है। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एनर्जी छुपी होती है इन छोटी छोटी पैकेट्स में, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटॉन। हर प्रोटॉन एक यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। अब इन वेव्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक प्रोटॉन के अंदर दो फील्ड होती है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओसिलेट करता है, और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ओसिलेट करता है। इन दोनों फील्ड का मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, विच मीन्स अगर एक फील्ड वर्टिकल चले तो दूसरी फील्ड हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, जैसे इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है। ये कंटिन्यूअस वेव पैटर्न बनाता है, जिससे एनर्जी प्रोपोगेट होती है और आगे बढ़ती है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो प्रोटॉन्स किसी सब्सटेंस से टकराते हैं तो ये मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी एब्जॉर्प्शन का पैटर्न से हम उस सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस ने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरह की ट्रैवलिंग एनर्जी है जो प्रोटॉन के फॉर्म में होती है, और ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस बनाती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। यहाँ पे देखिए एक इमेज है जो एक सिंपल वेव है। इसमें दो चीज़ें हाईलाइट की गई है, एक है वेवलेंथ और एक है फ्रीक्वेंसी। पहले देखते हैं वेवलेंथ क्या होता है। सो वेवलेंथ एक कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या थ्रॉट के बीच का डिस्टेंस, मतलब जब एक वेव अपनी साइकिल रिपीट करती है तो वो रिपीट होने का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं नैनोमीटर, विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, या फिर एमस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर, या कभी कभी माइक्रोमीटर भी यूज़ होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ज़्यादा वेवलेंथ का मतलब होता है वेव लंबी है और एनर्जी कम। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में वेव कितनी बार ओसिलेट करती है। एक सेकेंड में जितनी बार एक वेव ओसिलेट करती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उसका यूनिट होता है हर्ट्स। 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। कैसे? C इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमड़ा। यहाँ पे C रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और लेमड़ा है वेवलेंथ। सो प्रोटॉन की एनर्जी को हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू HV इज इक्वल टू HC अपॉन लेमड़ा, वेयर E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, H होता है प्लैंक कांस्टेंट, C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एंड लेमड़ा इज इक्वल टू वेवलेंथ। इस फॉर्मूले का मतलब होता है अगर वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और प्रोटॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो एब्जॉर्प्शन हमें होता है ये हमें बताता है कि मॉलिक्यूल कौन से कंपाउंड का हो सकता है। अभी तक हमने क्या देखा? वेवलेंथ का मतलब वेव की लेंथ, फ्रीक्वेंसी का मतलब वेव की स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, और उसका रिलेशनशिप एनर्जी के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। ये होता है वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा। यहाँ लेमड़ा को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट है तो आप इजीली वेव नंबर निकाल सकते हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ।
चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक चार्ट को समझते हैं। तो सबसे लेफ्ट साइड पे देखिए कॉस्मिक रेज और गामा रेज आती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वेवलेंथ बहुत कम। इनका यूज़ मेडिकल फील्ड में होता है, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में। उसके बाद आते हैं एक्सरे रीजन, जो हमें बोन्स देखने के काम में आता है। फिर आते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, जैसे सनबर्न के कॉजेज़। बीच में आती है विजिबल लाइट, जो हमारी आँखों को दिखाई देती है। ये वॉयलेट से रेड तक का रेंज में होती है। विजिबल लाइट के बाद आता है IR रेस, इंफ्रारेड रेस। इन्हें हम हीट के फॉर्म में फील करते हैं। रिमोट कंट्रोल और नाइट विजन जो कैमराज होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। फिर आते हैं माइक्रोवेव रीजन, जो हमारी माइक्रोवेव ओवन और मोबाइल कम्युनिकेशन के काम आता है। और इसके बाद लो फ्रिक्वेंसी वेव्स, जैसे रेडार, टीवी सिग्नल्स, NMR, रेडियो वेव्स होते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। फाइनली सबसे राइट साइड पे होते हैं अल्ट्रासोनिक, सोनिक और इंफ्रासोनिक वेव्स, जो साउंड से रिलेटेड होती हैं। सोनिक वेव्स हम सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक हमें सुनाई नहीं देती, पर मेडिकल अल्ट्रासाउंड और क्लीनिंग मेडिसिन्स में काम आते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली एक फैमिली है अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप के रेज़ की, जो सब एक ही चीज़ होती हैं, पर इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। हमारी आंखें सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज को देख पाती हैं। इसे कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, जो लगभग 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर तक होता है। देखिए इस चार्ट में सबसे छोटी वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट लाइट, 400 टू 420 नैनोमीटर के रेंज में। इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है इंडिगो, 420 टू 440 नैनोमीटर, और ब्लू 440 टू 490 नैनोमीटर, जो लाइट कलर के जो कलर्स होते हैं, ठंडी कलर्स जो होते हैं, उसमें आते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन कलर, जो हमें नेचर में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद है येलो कलर, और जिसकी रेंज है 570 टू 585 नैनोमीटर, और ऑरेंज कलर जो है 585 टू 620 नैनोमीटर, जो वार्म कलर्स कहलाते हैं। और फाइनली सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेड लाइट की, जिसकी विजिबल स्पेक्ट्रम होता है 620 टू 780 नैनोमीटर। इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अल्ट्रा लाइट सबसे एनर्जेटिक होती है और रेड लाइट सबसे कम एनर्जेटिक। इसी वजह से रेड लाइट का यूज़ डेंजर साइन लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स और अलार्म के लिए किया जाता है, क्योंकि ये दूर तक ट्रैवल करती है। अब हम जानेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। तो सब कुछ शुरू होता है 1666 में, जब एक महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन अपनी ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने सनलाइट को एक प्रिज्म से पास किया और देखा कि एक वाइट कलर की लाइट एक रेनबो ऑफ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। न्यूटन ने इस कलरफुल पैटर्न को स्पेक्ट्रम नाम दिया, विच मीन्स रंगों का विस्तार। फिर आते हैं 18th के अर्ली ईयर्स में एक जर्मन साइंटिस्ट जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर, जिन्होंने ऑप्टिक्स को और एडवांस बना दिया। उन्होंने डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन किए। फ्रॉनहोफर ने सनलाइट का स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइंस देखी, जिसे हम आज फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं। ये डिस्कवरी एक मेजर टर्निंग पॉइंट थी, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी एक क्वांटिटेटिव साइंटिफिक टूल बन गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल बेस्ड होता है स्पेक्ट्रम के मेजरमेंट पर। जब किसी सैंपल में एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब करते हैं या फिर इमिट करते हैं। इस एब्जॉर्प्शन या इमिशन का एक ग्राफ बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? सो स्पेक्ट्रम एक ग्राफ जिसमें रेडिएशन की इंटेंसिटी को प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अगेंस्ट। यानी एक्स एक्सिस पे हम या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रखते हैं, और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस या इमिशन इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिशन होता है, उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी ग्राफ पर दिखाई देती है। और ये जो काम करता है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर।
स्पेक्ट्रोमीटर एक साइंटिफिक डिवाइस है जो किसी भी सैंपल के स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट करता है। ये बताता है कि कौन सी वेवलेंथ पर सैंपल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट करता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों ही एनालिटिकल टेक्निक है, लेकिन दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। चलिए सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टेक्निक तब काम करती है जब हम मेजर करते हैं सैंपल में कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है। जब एक मॉलिक्यूल या एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है और अगर उसकी एनर्जी एग्जैक्टली मैच करती है ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के बीच के एनर्जी गैप से, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, विच मीन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये एब्जॉर्प्शन एक स्पेक्ट्रम बनाता है। जैसे यूवी का स्पेक्ट्रम बनता है 185 से 400 नैनोमीटर में और विजिबल का बनता है 400 से 800 नैनोमीटर, या आईआर का 0.76 टू 15 म्यूएम। ये एक रेंज होती है जिसके अंदर स्पेक्ट्रा बनता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो सोडियम के जो एटम्स होते हैं वो 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक्साइटेड हो जाते हैं। यही मेजरमेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस होता है। इसके लिए हम कुछ कॉमन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो एब्जॉर्प्शन मीन्स जब मॉलिक्यूल और एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। सेकेंड है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम मेजर करते हैं कितनी लाइट सैंपल खुद इमिट करता है। जब इससे थर्मल एनर्जी दी जाती है, मतलब जब गर्म किया जाता है, जब हीट प्रोवाइड की जाती है, जब सैंपल को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं। जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करते हैं और इसी इमिटेड लाइट को हम डिटेक्ट करते हैं। इस इमिटेड लाइट की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं एक फार्मूला से, विच इज़ E=hc/λ, जहाँ E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, C होती है स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्बडा होता है वेवलेंथ। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल टेक्निक है जो मेजर करती है कि एक सोल्यूशन कितनी अल्ट्रावायलेट विच मीन्स 200 टू 400 नैनोमीटर या विजिबल लाइट जिसकी रेंज होती है 400 टू 800 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। जब कोई सब्सटेंस सोल्यूशन के फॉर्म में होता है और उसमें यूवी या विजिबल लाइट डाली जाती है तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और इसी एब्जॉर्बेंस को हम मेजर करते हैं। लाइट एब्जॉर्ब क्यों होती है? सो एब्जॉर्प्शन तब होता है जब लाइट की एनर्जी एग्जैक्टली मैच होती है मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के एनर्जी गैप से। मतलब मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं, है ना। जब सूटेबल एनर्जी वाली लाइट उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं और वो जंप करता है। ये जो जंप होता है ये तभी होता है जब लाइट की एनर्जी मैच करे ट्रांजिशन एनर्जी से, और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, कॉन्जुगेशन इन कंपाउंड्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग बियर-लैम्बर्ट लॉ, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल एक लॉ पर डिपेंड करता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस लॉ का नाम है बियर-लैम्बर्ट लॉ। ये प्रिंसिपल बताता है कि जब लाइट किसी एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी कैसे कम होती है और हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इमेजिन करते हैं आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सेल है और उस सेल के अंदर हमने एक एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस का सोल्यूशन डाल दिया है। से फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रग लिया, उसका सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन को सेल के अंदर फिल कर दिया। जब आप इस सोल्यूशन में लाइट के बीम पास करते हैं, लाइट को पास करते हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब ये कम क्यों हो जाती है? इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न हो सकता है रिफ्लेक्शन, सेल की सरफेस से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेकेंड हो सकता है स्कैटरिंग, अगर सोल्यूशन में पार्टिकल्स अनडिजॉल्व्ड है, वो अगर सस्पेंडेड हैं तो वो लाइट के जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं।
और थर्ड हो सकता है एब्जॉर्प्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट। सो सोल्यूशन के मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे ही हमें डिफ़ाइन करना होता है। इन तीनों का सोल्यूशन क्या है? सो फर्स्ट, रिफ्लेक्शन को हम कैंसिल कर सकते हैं बाय यूजिंग रेफरेंस सेल, जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट होता है, नो सोल्यूट। सेकेंड होता है स्कैटरिंग, जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय सोल्यूशन को फ़िल्टर करके। अगर सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में होंगे ही नहीं, वो डिज़ॉल्व हो जाएंगे, तो वो लाइट को स्कैटर भी नहीं करेगा। और बचा एब्जॉर्प्शन, वही तो हमें मेजर करना है। अब लाइट एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट। सो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक फार्मूला होता है, एल एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू L0 माइनस LT। कितना इंटेंसिटी का लाइट हमने सॉल्यूशन से पास किया माइनस कितना ट्रांसमिटेड लाइट या इंटेंसिटी की जो लाइट है वो सॉल्यूशन से पास होने के बाद मिली, उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा ट्रांसमिटेंस आ जाता है। नेक्स्ट है बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है? सो बियर लैम्बर्ट लॉ एक इक्वेशन है जो बताता है कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन पर और लेंथ के, पाथ लेंथ के ऊपर। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं आगे। जब लाइट किसी एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन से पास होती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट ट्रांसमिट होती है। जैसे जैसे सेल की थिकनेस बढ़ती है, यानी सोल्यूशन की लेयर ज़्यादा होती है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम होती जाती है, मतलब ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होने लगती है। अब आते हैं फॉर्मूला पर। सो बियर लैम्बर्ट लॉ का फॉर्मूला होता है A इज़ इक्वल टू A इंटू B इंटू C। A रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्बेंस, स्मॉल a रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्प्टिविटी, ये कांस्टेंट होता है और स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए होता है, स्मॉल a। B रिप्रेजेंट करता है थिकनेस या पाथ लेंथ के सोल्यूशन को, और C होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, हमने किस कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाया। एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और थिकनेस प्रोडक्ट के। थोड़ा सा थ्योरी बैकग्राउंड समझते हैं। बियर्ड और लैम्बर्ट लॉ दोनों को कंबाइन करके मिलता है एक कंप्लीट बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर्स लॉ कहता है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, और लैम्बर्ट लॉ बताता है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। नाउ व्हाट इज़ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी? जब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होता है तब कांस्टेंट A को हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। इसका यूनिट होता है L मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलो अब लैम्बर्ट लॉ को और डिटेल में समझते हैं। जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का बीम यानी एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट किसी सोल्यूशन से पास होती है तो उस लाइट की इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम होती है। ये इंटेंसिटी डिक्रीज़ क्यों हो रही है? ये चीज़ डिपेंड करती है सोल्यूशन की थिकनेस पर या सोल्यूशन के पाथ लेंथ की वजह से। जितना ज़्यादा मीडियम होगा उतनी ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। साइंटिफिक वे में द रेट ऑफ डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली proportional to the intensity of incident light and the thickness of the medium. या सिंपल वर्ड में कहे तो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। इंटेंसिटी follows an exponential decay as light passes through the solution. लैम्बर्ट लॉ मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है L इज इक्वल टू L0 माइनस E KB इनवर्स। इसका मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी थ्रू सैंपल उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। लास्ट स्लाइड में हमने देखा लैम्बर्ट लॉ बताता है एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, बट व्हाट अबाउट बियर लॉ? सो बियर लॉ जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक ही वेवलेंथ की लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होती है तो लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, और ये कमी किस वजह से होती है? सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होने की वजह से। जितने ज़्यादा सोल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे लाइट उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। इन सिंपल वर्ड्स एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C, वेयर कैपिटल A को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूज़ करेंगे एब्जॉर्बेंस से, और C होता है कंसंट्रेशन। अच्छा, एक और तरीके से समझो, अगर आप किसी लिक्विड में ज़्यादा सोल्यूट डाल दोगे, जैसे कलर वाला कंपाउंड, तो वो ज़्यादा डार्क दिखेगा और ज़्यादा लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा। वही बियर लॉ का कॉन्सेप्ट है।
बियर लॉ के ग्राफ को समझो। आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब एब्जॉर्बेंस को कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करते हो। ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा। साइंटिफिकली एक्सप्लेन कैसे करना है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज द नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, यानी मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा एब्सॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। अब समझेंगे कि जब मॉलिक्यूल यूवी या आईआर लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर क्या होता है। उनके अंदर होता है इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल एनर्जी का ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हाई एनर्जी ट्रांजिशन। रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट विच मीन्स E0 में होता है, लेकिन जब यूवी विजिबल लाइट पड़ती है उन मॉलिक्यूल पे तो वो मॉलिक्यूल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल पर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये लेवल होते हैं E0 से E1, E1 से E2 एंड सो ऑन। और एनर्जी में जो डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं डेल E इज इक्वल्स टू HV इज इक्वल्स टू EN माइनस E0। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस, कितनी एनर्जी लगेगी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए मॉलिक्यूल को। सो अराउंड 35 टू 71 किलो कैलोरी पर मोल, यानी हायर एनर्जी लाइट लाइक UV लाइट इज नीडेड। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल लेवल की। ये थोड़ा कम एनर्जेटिक होता है, यानी मॉलिक्यूल्स बस वाइब्रेट करते हैं, या तो स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करते हैं बॉन्ड्स को। जब आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तो मॉलिक्यूल हायर वाइब्रेशनल लेवल में जंप करता है। इसके लिए एनर्जी की जो रेंज होती है वो होती है ओनली 0.101 टू 10 किलो कैलोरी पर मोल, विच इज़ मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को समझते हैं। सो रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल हमेशा लोएस्ट एनर्जी स्टेट विच मीन्स E0 पर होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इनके आउटर मोस्ट बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर के एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, जैसे E1, E2 और E3 और आगे तक। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स का हायर स्टेट में जाना। एनर्जी का डिफरेंस जो होता है, जब 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर गए, तो उस एनर्जी डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे E0 से। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की। ये लेवल्स इलेक्ट्रॉनिक लेवल के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, और इनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी बहुत छोटा होता है, सिर्फ 0.01 टू 10 किलो कैलोरी पर मोल। जब मॉलिक्यूल इंट्रा रेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो वो एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में एक्साइटेड होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स और तेज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। फर्स्ट था इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, सेकंड था वाइब्रेशनल एनर्जी, और थर्ड होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये क्वांटिसाइज्ड और डिस्क्रीट होते हैं, मतलब फिक्स्ड स्टेप में अरेंज्ड होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते, लेकिन इनके बीच भी का जो स्पेस होता है वो भी बहुत छोटा होता है, इवन स्मॉलर देन वाइब्रेशनल लेवल। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए, उससे कम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए एनर्जी लगती है मॉलिक्यूल को, और सबसे कम लगती है रोटेशनल ट्रांजिशन में। मतलब पहले मॉलिक्यूल हल्की सा रोटेट करता है, घूमता है, फिर तेज हिलेगा मींस वाइब्रेशन होगा, और सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसके कितने लेवल्स होते हैं, किस लेवल में क्या होता है, अब हम डिटेल में समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब कोई मॉलिक्यूल यूवी या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, उसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, विच मीन्स लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कुछ इलेक्ट्रॉनिक पॉसिबल ट्रांजिशन होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार।
हम आगे इसको और डिटेल में समझेंगे कि ये ट्रांजिशन क्या है और किस टाइप के मॉलिक्यूल में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का फर्स्ट ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। In this transition, a sigma bonding electron is excited to its corresponding anti-bonding orbital, sigma star. यहाँ पे सिग्मा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो डायरेक्टली कहाँ जंप करते हैं, सिग्मा स्टार पर। इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एल्केन्स में ही होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है मेथेन विच शोज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये होता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इसमें जो एब्जॉर्बेंस होता है वो होता है अराउंड 125 नैनोमीटर के आसपास। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है पाई टू पाई ट्रांजिशन। हियर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पाई इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ट्रांजिशन पर लेवल पर। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन अ कंपाउंड विथ मल्टीपल बॉन्ड्स, जनरली अल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोनिल ग्रुप, नाइट्राइल्स एंड एरोमेटिक रिंग्स। उन सभी में इसी टाइप का ट्रांजिशन होता है। कब? जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार कम रिक्वायर्ड होती है, लेस रिक्वायर्ड होती है। इसमें जो एब्जॉर्बेंस की रेंज होती है वो होती है 170 टू 205 नैनोमीटर। ये इसके लिए भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे अल्कीन्स, जैसे मैंने बताया पाई टू पाई स्टार पे एब्जॉर्प्शन इस 170 टू 205 नैनोमीटर के बीच होता है। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन है ये जनरली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लाइक के एटॉम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन को प्रमोट करते हैं सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे। इट इज़ जनरली ऑल्सो अकर्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स विथ लोन पेयर। ऐसे कंपाउंड जो सैचुरेटेड कंपाउंड है और उनमें लोन पेयर है उसमें एन टू सिग्मा स्टार टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इसमें भी एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार एनर्जी लेस रिक्वायर्ड होती है और इसका जो एब्जॉर्प्शन रेंज है, जिस रेंज में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है लाइट, वो होती है 150 टू 250 नैनोमीटर। इसी बीच में एब्जॉर्प्शन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है अल्कोहल, वाटर, अमाइंस एक्सेट्रा। फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एन एक्साइटेड होकर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक पहुंचता है। ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो ट्रांजिशन है ये डबल बॉन्ड जो कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं या हेटेरो एटम्स होते हैं उसमें होता है, जिसमें हेटेरो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें भी लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जितने भी ट्रांजिशन है उनमें सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एन टू पाई स्टार में। एब्जॉर्प्शन रेंज इसका जनरली होता है अराउंड 300 नैनोमीटर और इसके एग्जाम्पल हैं वो कंपाउंड जिनमें इस टाइप का ट्रांजिशन होता है, वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं जैसे सिग्मा टू पाई और पाई टू सिग्मा स्टार। ये जो ट्रांजिशन है ये थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनको डिटेक्ट नहीं करते। सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस ट्रांजिशन को। यही वजह है कि ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है अंडर नॉर्मल यूवी विजिबल रेंज। नेक्स्ट है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये भी फॉरबिडन है क्योंकि मॉलिक्यूल को बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये ट्रांजिशन भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं होता इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अलाउड है ऑब्जर्वेबल ट्रांजिशन लाइक एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जंप करके पाई स्टार ऑर्बिटल में पहुंचते हैं। ये जो ट्रांजिशन होता है ये अराउंड 550 से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है और इसके एग्जांपल है कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट है पाई टू पाई स्टार। इलेक्ट्रॉन जंप करता है बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में। ये भी होता है 200 टू 400 नैनोमीटर की रेंज में और इसके एग्जाम्पल है अल्कीन्स और एरोमेटिक रिंग्स।
Next in this chapter is various terms used in UV visible spectroscopy. फर्स्ट टर्म है क्रोमोफोर। पहले के टाइम पे क्रोमोफोर का मतलब होता था ऐसा ग्रुप या पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो किसी कंपाउंड को कलर देता था। जैसे कि आपने कुछ केमिकल्स देखे होंगे जो ब्राइट पिंक, येलो या फिर ब्लू कलर के होते हैं, उनमें कलर देने वाला जो ग्रुप होता है उसे बोलते थे क्रोमोफोर। लेकिन आज के मॉडर्न साइंस में क्रोमोफोर का मतलब थोड़ा सा बदल गया है। आज क्रोमोफोर किसी भी ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जो यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, चाहे उसमें कोई कलर हो या ना हो। मतलब हर क्रोमोफोर कलरफुल नहीं होता, बट वो यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, या NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन मोस्टली 200 नैनोमीटर से ऊपर होता है और इसके पीछे होती है N टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो सिंपल भाषा में क्रोमोफोर वो पार्ट होता है मॉलिक्यूल का जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसी के बेसिस पे हम कंपाउंड्स का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम डिटेक्ट करते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोफोर। नेक्स्ट टर्म है ऑक्सोक्रोम। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि क्रोमोफोर वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड होते हैं जो यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ऑक्सोक्रोम खुद लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। पर जब ये क्रोमोफोर के साथ में अटैच होता है, जुड़ता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, यानी लाइट एब्जॉर्प्शन करने की वेवलेंथ या इंटेंसिटी को बदल देते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऑक्सोक्रोम एक हेल्पर ग्रुप होता है जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लाइक लोन पेयर होते हैं जो क्रोमोफोर के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, बेंजीन का लैम्बडा मैक्स होता है 255 नैनोमीटर पर। जब हम उसमें OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है फिनॉल, जिसका लैम्बडा मैक्स शिफ्ट हो जाता है 270 नैनोमीटर पे। और जब NH2 ग्रुप जोड़ते हैं तो एनिलिन बनाता है, जिसका लैम्बडा मैक्स और हो जाता है 280 नैनोमीटर पर। तो यहाँ OH और NH2 ऑक्सोक्रोम है जो क्रोमोफोर के साथ मिलकर एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ को और आगे शिफ्ट करते हैं। इस तरह के शिफ्ट बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। क्रोमोफोर का मतलब क्या हुआ? लाइट एब्जॉर्ब करने वाला कंपाउंड या मॉलिक्यूल, और एक्सोक्रोम एब्जॉर्प्शन को मॉडिफाई करता है, और ये कब करता है? जब वो क्रोमोफोर से अटैच होता है। नेक्स्ट कुछ टर्म है एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसे हम रेड शिफ्ट भी बोलेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसको ब्लू शिफ्ट बोला जाता है, थर्ड होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, एंड फोर्थ होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। वी विल डिस्कस दीज ऑल शिफ्ट वन बाय वन। फर्स्ट टर्म है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। जब किसी कंपाउंड का लैम्बडा मैक्स यानी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लंबी वेवलेंथ या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बढ़ जाना। ये शिफ्ट विजिबल या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेड साइड की तरफ होता है, इसीलिए इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ये इफेक्ट जनरली कैसे होता है? जब हम ऑक्सोक्रोम ऐड करते हैं, जैसा हमने पहले देखा था, या फिर सॉल्वेंट मीडियम चेंज कर देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका वेवलेंथ बढ़ जाना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। एग्जाम्पल के लिए है पैरानाइट्रोफिनॉल। जब हम पैरानाइट्रोफिनॉल को अल्कलाइन मीडियम में डालते हैं तो उसका लैम्बडा मैक्स शिफ्ट हो जाता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, यानी रेड शिफ्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट या स्ट्रक्चर को समझने को ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, जब किसी कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी लैम्बडा मैक्स छोटी वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट का अपोजिट, बैथोक्रोमिक में लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव होता है, और हिप्सोक्रोमिक में शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ अगर शिफ्ट हो जाए तो उसे बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। लैम्बडा मैक्स कम हो जाता है और एब्जॉर्प्शन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम के ब्लू रीजन की तरफ चला जाता है।
ये शिफ्ट कब होता है? जब मॉलिक्यूल की कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाती है या फिर सॉल्वेंट चेंज की वजह से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए है एनिलीन। जब एनिलीन को एसिडिक मीडियम में डाला जाता है तो उसका लोन पेयर ऑफ प्रोटोनेट हो जाता है और इसका कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है। रिजल्ट लैम्बडा मैक्स शिफ्ट हो जाता है शॉर्टर वेवलेंथ पर, विच मीन्स ब्लू शिफ्ट। नेक्स्ट टर्म है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। जब किसी कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ जाती है यानी एप्सिलॉन वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। बट व्हाट इज़ एप्सिलॉन? सो ये होता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, जब बताता है कि कंपाउंड कितनी तेज़ी से कितनी स्पीड में लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये कब होता है? जब मॉलिक्यूल में ऑक्सोक्रोम ऐड किया जाता है जैसे OH और NH2, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और ग्राफ में एब्जॉर्प्शन का पीक भी टॉलर दिखेगा। इमेजिन करो UV स्पेक्ट्रम का ग्राफ। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट का मतलब होता है पिक की हाइट बढ़ना और लैम्बडा मैक्स चेंज नहीं होना ये नेसेसरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बेंजीन का लैम्बडा मैक्स। सो बेंजीन का लैम्बडा मैक्स होता है 255 नैनोमीटर। जब हम उसमें OH ग्रुप ऐड कर दें तो वो बन जाता है फिनॉल और उसका लैम्बडा मैक्स बढ़कर हो जाता है 270 नैनोमीटर, जिसे हम बोलेंगे बेथोक्रोमिक शिफ्ट। और एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी पर बढ़ जाएगी जिसे बोलेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। नेक्स्ट टर्म है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट का अपोजिट। जब किसी कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी यानी एप्सिलॉन कम हो जाता है तो उसे कहेंगे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इसका मतलब ग्राफ में एब्जॉर्प्शन पिक की हाइट कम हो जाती है। ये इफेक्ट होता कब है? जब मॉलिक्यूल में इंट्रिंसिक हिंड्रेंस आ जाए या फिर प्रोटोनेशन की वजह से कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो जाता है या फिर लाइट एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी कम हो जाए मॉलिक्यूल की। उसका रिजल्ट होगा स्पेक्ट्रम की पिक थोड़ी छोटी आएगी। इसका एग्जाम्पल है एनिलीन का UV स्पेक्ट्रम एसिडिक मीडियम में देखो। प्रोटोनेशन से लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाता तो पिक की इंटेंसिटी कम हो जाती है। रिजल्ट्स हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट एंड देयर इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक जिसमें ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, हाइपोक्रोमिक जिसमें नीचे की तरफ, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है। अगर हाँ तो लाइक करें और कमेंट में लिखिए क्लियर है। अगले वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।